नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजर पांडे और आज हम यहां पर संविधान के यानी कि पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Option A is British Constitution, option B is US Constitution, and option C is Irish Constitution, and option D is the Government of India Act 1935। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे भी पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग हुआ है उसके फ्रेमिंग में किस पार्ट से या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम पार्ट को कवर किया गया है। तो या वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसका यूज सबसे ज्यादा यूज किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान देना है आपको और इनमें से वो राइट आंसर आपको चूज करना है कि जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट कवर किया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट में दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो याद रखेंगे आप लोग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रेडी हुआ है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट लिया गया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर या मैक्सिमम जो पार्ट कवर किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है या कौन सा वो एक्ट है जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडियन हिस्ट्री में हमको कम्युनल इलेक्टोरेट का कल्चर कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इनमें से किस एक्ट के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सेकंड ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, थर्ड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आप बोल सकते हो इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार या फर्स्ट टाइम कम्युनल एक तरह से इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखना है आपको कि इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो जो जिस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इस कम्युनल इलेक्टोरेट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था उस एक्ट का नेम है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसका आपको एक और दूसरा नाम भी मिल जाएगा वो है मार्लियामेंटो एक्ट 1909। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट टाइम आपका इलेक्टोरेट सिस्टम दिया था। किसको? कम्युनल को। यानी कि अगर हम बात करें किस रिलीजन को दिया था तो सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम्स को ये सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको आप लोग मार्लियामेंटो एक्ट 1909 भी कहते हैं, उस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को ये राइट दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट है इन चारों में से जिसके थ्रू इंडिया में फर्स्ट टाइम डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी मीन्स होता है डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक तरह से डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो किस एक्ट के थ्रू इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डुअल गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि किसी एक स्टेट या किसी भी एक एरिया या जोन का रूलिंग जो है वो अलग अलग लोग, दो अलग अलग लोग उसको रूल करें। यानी कि किसी एक स्टेट को रूल करने का पावर दो अलग अलग लोगों को सेपरेट कर दिया जाए। तो इस तरह के रूलिंग सिस्टम को हम लोग डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि डायरकी बोल सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में रूल किया था तो इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया था वही यहाँ पे क्वेश्चन है। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट टाइम किस एक्ट के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फोर्थ ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ऑप्शन बी यहाँ पे जो
दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम इंडिया में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और ये डायरकी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है स्टेट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, प्रोविंस या स्टेट लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये 1919 से लेकर के 1935 तक ये स्टेट लेवल पर उन्होंने, प्रोविंस लेवल पर इसको बनाए रखा। 1935 में इसको स्टेट लेवल या प्रोविंस लेवल से एबॉलिश भी कर दिया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें और ये भी आप जान लीजिए कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डायरकी में उन लोगों ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उन लोगों ने इस पावर को, क्योंकि मैंने बताया कि दो अलग अलग लोग रूल करेंगे किसी एक एरिया को, तो उसमें उन्होंने पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, टू फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उनमें से एक रहेगा आपका, एक पावर जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी गवर्नर ने, वो पावर कहलाती है क्या, रिजर्व सब्जेक्ट्स, यानी कि उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट या रिजर्व लिस्ट, और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो थे या रिजर्व लिस्ट जो थी, उस लिस्ट पर रूल बनाने का पावर ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया। और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से उनका, उन सब्जेक्ट पर रूल बनाने का पावर ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों को दिया, यानी कि इंडियन जो उस पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको दिया था। तो रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड पर रूल बनाने का अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास था, और ट्रांसफर पर रूल बनाने की अथॉरिटी इंडियन लोगों को दी गई थी। इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डायरकी। कब इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, तो याद रखना है 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, मोनोपोली के बारे में बोला गया है, और किसकी मोनोपोली, द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया में आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स की जो कंपनी रूल करी थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स की एक कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी जब ब्रिटेन में फाउंड हुई थी, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इस एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पीरियड में ही इसको वहां की उस समय की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंडिया में ट्रेड करने का एक तरह से मोनोपोली राइट दिया था। तो मोनोपोली राइट मिला था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब मोनोपोली राइट का मीनिंग क्या है, मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार, यानी कि सिंगल हैंडेड पावर दिया था कि इंडिया में अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो केवल यही एक कंपनी होगी जो ब्रिटेन की, जो इंडिया में ट्रेड करेगी। तो एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल वही एक कंपनी ब्रिटेन की इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, बिजनेस कर सकती थी। ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसी को बोला गया है मोनोपोली राइट्स, और ये राइट्स उनको उनके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही एक तरह से मिला हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो इनका मोनोपोली राइट था, ये किस एक्ट के थ्रू, मतलब किस ब्रिटिशर्स ने वेरियस एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, तो वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू इस मोनोपोली राइट को ब्रिटिशर्स ने हमेशा के लिए से एक तरह से छीन लिया। तो याद रखना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, थर्ड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इनमें से जो चार्टर एक्ट 1813 है, याद रखेंगे चार्टर एक्ट 1813, उस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली राइट छीन लिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स को खत्म कर दिया। और इस समय भी उनके 2 राइट्स लेकिन बने रहे। एक है टी का बिजनेस, यानी कि चाय का बिजनेस करने का राइट अभी भी उनका मोनोपोली बनी रही, और चाइना के साथ ट्रेड करने का जो उनका राइट था मोनोपोली, वो अभी भी बना रहा। लेकिन बाकी दूसरे तरह के मटेरियल्स पर इनका मोनोपोली अब खत्म हो गया, यानी कि दूसरी ब्रिटिश कंपनीज भी इंडिया में आकर के ट्रेड कर सकती थी, बिजनेस कर सकती थी 1813 के बाद। तो ये जो राइट था कब एबॉलिश हुआ, क्वेश्चन वही है, एबॉलिशमेंट कब हुआ है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब हमको इंडिपेंडेंस मिला, और ये क्वेश्चन ये है कि किस एक्ट के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है द शिमला कॉन्फ्रेंस, सेकंड है द क्रिप्स प्रपोजल, थर्ड है द कैबिनेट मिशन प्लान, फोर्थ है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो याद रखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू किया गया है। किस एक्ट के थ्रू, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, उस एक्ट के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 स्टेट्स को क्रिएट किया गया। और ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो वहां पास होने के बाद ही इंडिया
इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए गए, और ये बने कब, तो आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडियन कंपनी वाज टेकन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में है द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडियन कंपनी वाज टेकन बाय। ऑप्शन ए है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड ऑप्शन डी इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एक्ट है इनमें से जिनके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन की जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल बढ़ाया या उसको इंप्लीमेंट किया। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में ट्रेड कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही वो पहला एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में रह रही थी उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके ट्रेड पर, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Montagu-Chelmsford report formed the basis of, option A is the Indian Council Act 1909, second is the Government of India Act 1919, the third is C option is the Government of India Act 1935 and D option is the Indian Independence Act 1947। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका एक और नाम आपको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ध्यान रखेंगे कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसी का एक और नाम आपको हमको क्या मिलता है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट पर जो थे वो थे मॉन्टेग्यू और वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट पर जो थे वो थे आपके चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया। जो हेड है उसका नेम पहले है मॉन्टेग्यू क्योंकि हेड है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होते थे। तो जो भी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा और वो लंदन में होगा तो वो हेड होगा और उसके अंडर में आएगा कौन, वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसलिए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नाम पहले फर्स्ट में आता है और जो वायसराय होगा उसका नाम बाद में आएगा। तो इसलिए मॉन्टेग्यू हेड है पहले है, चेम्सफोर्ड का नाम बाद में है और इन्हीं दोनों के नाम से हम इस एक्ट को भी जानते हैं, कौन सा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेडरेशन ऑफ अंडर द एक्ट ऑफ 1935 powers were given to the, option A is federal legislature, option B is provincial legislature, option C is governor general and option D is provincial governor। तो चार ऑप्शन है आपके सामने और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935, बात की जा रही है किसके बारे में, फेडरेशन के बारे में। अंडर द आर्टिकल ऑफ 1935 रिसीवरी पावर्स वर गिवन टू द, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक फेडरेशन बनाने का डिक्लेरेशन किया था जिससे आज हम यूनियन बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। वैसे उन्होंने उस समय डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस एक्ट में, 35 के एक्ट में, कि एक हम बनाएंगे क्या, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इस तरह का उन्होंने बनाने का डिक्लेरेशन किया था। तो इंडिया को फेडरेशन बनाने का डिक्लेरेशन ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया फेडरेशन बनाने का, तब उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट होगी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उनके बीच पावर का सेपरेशन भी कर दिया, यानी कि शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया। और इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अलग अलग लिस्ट बना करके, उनमें से रिसीवरी पावर्स यानी कि बची हुई शक्तियों का पावर किसको दिया गया। तो अब अगर हम आज के हिसाब से बात करें, करंट
करंट के हिसाब से बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये अभी भी अवेलेबल है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल वाला सेक्शन है उसमें शेड्यूल नंबर 7, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल नंबर जो 7 है उसमें ये सारी बातें अभी भी दिखाई देती हैं। और इस शेड्यूल में अभी भी आपको जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया हुआ दिखाई देता है। उनमें से इस शेड्यूल के अंदर आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, तीन लिस्ट दिखाई देंगी। उनमें से एक यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, और इसके अलावा एक लिस्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 टाइप्स की आपको लिस्ट दिखाई देने वाली है। तो ये जो लिस्ट है इनमें ये अभी क्लियर कर दिया गया है कि किस लिस्ट पर कौन रूल बनाएगा। तो जैसे यूनियन लिस्ट है उसमें भी करंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, उन 100 सब्जेक्ट्स पर रूल बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स पर रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट जिसमें अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट पर रूल बनाने का पावर जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों के पास है। तो कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर रूल सेंटर और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। तो ये हो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक और लिस्ट की बात की गई है, उस लिस्ट का नाम है रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी पावर, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। और ये रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी पावर अभी भी इसका मतलब क्वेश्चन इससे भी बनता है और अभी भी ये है, वैलिड है, बस इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये है ये भी। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों के बारे में तो डिस्कशन किया गया 7 शेड्यूल में, लेकिन रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी पावर के बारे में अलग से मेंशन नहीं किया गया। लेकिन बताया गया है कि अगर किसी इस तरह की लिस्ट पर रूल बनाने की कंडीशन आ जाए तो रूल कौन बनाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन यहां पर भी है। तो रेसिडुअरी मींस, पहले तो आप समझ लीजिए रेसिडुअरी का मीनिंग है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इन तीनों सब्जेक्ट में, इन तीनों लिस्ट में शामिल ना हो, उसी को हम लोग, यानी कि एक तरह से बचा हुआ लिस्ट, बचा हुआ सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में शामिल ना हो सब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी भी दिखाई देता है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि अभी जैसे अगर हम बात करें कि रेसिडुअरी लिस्ट पर रूल बनाने का पावर किसके पास होता है, तो उसका आंसर होता है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पर पूछा गया कि उस समय ये पावर किसको दी गई थी, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उस समय रेसिडुअरी पावर या रेसिडुअरी लिस्ट पर रूल बनाने की पावर किसको दी गई थी, किस पर, रेसिडुअरी लिस्ट पर या रेसिडुअरी पावर पर रूल बनाने की पावर किसको दी गई थी, क्वेश्चन ये है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है फेडरल लेजिस्लेचर, दूसरा है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तीसरा है गवर्नर जनरल, तो चौथा ऑप्शन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो 4th ऑप्शन है प्रोविंशियल गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर गवर्नर जनरल। याद रखेंगे उस समय ये पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया में हेड होता था गवर्नर जनरल, उसको, तो गवर्नर जनरल या वायसराय दोनों एक ही बात है। तो गवर्नर जनरल या वायसराय को उस समय ये पावर दी गई थी कि रेसिडुअरी लिस्ट पर वो रूल बना सकता था, लेकिन आज ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ऑप्शन ए इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, ऑप्शन सी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ, और ऑप्शन डी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन लेजिस्लेचर जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर मींस आपको पता होना चाहिए जहां पर रूल्स का फॉर्मेशन होता है वही लेजिस्लेचर, यानी कि वो हाउस जहां पर वो हाउस बोल लीजिए या वो प्लेस बोल लीजिए जहां पर लेजिस्लेशंस का यानी कि रूल्स का फॉर्मेशन होता है, वही कहलाता है लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल। तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाय कैमरल पहली बार कब बनाया गया, यही क्वेश्चन है, और ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। तो ध्यान रखेंगे बाइकैमरल जो होता है उसका मतलब होता है 2 हाउसेस, 2 सदन। ठीक है। तो जैसे आज आपको दिखाई देता है कि पार्लियामेंट हमारा जो है उसमें वो बाइकैमरल है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, लोकसभा, अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो ये जो अपर हाउस लोअर हाउस कॉन्सेप्ट आज हमको दिखाई देता है, यही है बाइकैमरल सिस्टम। तो ये जो बाइकैमरल सिस्टम है, अपर हाउस लोअर हाउस जैसा, ये पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, यही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन हैं और उन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसके थ्रू ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बाइकैमरल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस जैसा भी कॉन्सेप्ट भी वो कर लेकर के आए। तो ध्यान रखना है, बाइकैमरल का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और किस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। तो
तो ये सारे ही क्वेश्चन जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं वो सब बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, यूजफुल क्वेश्चंस हैं, और वेरियस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं आप जो देते होंगे उन सभी में ये कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।